पर स्थित है। बी किस पे स्थित है? समकोण पर। चलिए इसे सिद्ध करके दिखाता हूं मैं। हमने त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एईसी के द्वारा क्या किया कि त्रिभुज एबीसी में बी बराबर 90 डिग्री पर तरंग का मोड़ है, या हम इसको इस तरीके से कहते तरंग का मोड़ या काटती है। ठीक है, मोड़ या काटती है। तो यहां पर साइन आर बराबर किसके 1 क्यों दिया हुआ है? इसलिए करा है क्योंकि हम जानते हैं साइन आर बराबर किसके हो सकता है? यहां से लंब बटे कर्ण के हो सकता है, लेकिन लंब है कितना? यहां से BC है, यानी कि यहां पर मैं अगर आर की बात करता हूं, यहाँ इस तरीके से ऐसे कर देता हूं कि ये क्या होगा। अगर मैं आर की बात कर रहा हूं तो वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि समकोण पर काटा है। तो यहाँ पर साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि क्या साइन आर बराबर 1 के भी होता है। क्या लिख सकता हूँ कि साइन आर बराबर किसके होता है? 1 के बराबर होता है। अब मैंने आई बराबर किसके? IC के मान रखा है। क्या कि आई बराबर किसके मान रखा है? IC के मान रखा है। तो आई बराबर यहां से IC के होगा। तो मेरे पास एक रूल था क्या? N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। तो साइन आर का मान तो हो गया 1, साइन IC का मान कितना हो गया? साइन आई का मान कितना हो गया? साइन IC। तो ये हो गया साइन आई बटे में किसके? साइन आर बराबर N2 अपॉन किसके? N1 के। ये होता है ना हमारे पास। तो साइन आई का मान तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन IC, और साइन आर का मान कितना हो जाएगा? 1 बराबर में N2 अपॉन किसके? N1 के। किसके? N2 अपॉन किसके? N1 के। तो जिसके बटे में 1 होता है तो वो मान तो वही का वही रहता है। तो क्या हो जाएगा? साइन IC बराबर किसके? N2 अपॉन N1 के। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? साइन IC बराबर N2 मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इस रिलेशन को इस तरीके से भी कर सकता हूं। देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब क्या करेंगे यहां से हम, चूंकि आई बड़ा होगा किससे? IC से। किससे होगा? IC से बड़ा होगा। के लिए कोई भी परिवर्तित तरंग प्राप्त नहीं होगी।
परिवर्तित, अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित तरंग प्राप्त नहीं होगी। कोण IC को क्रांतिक कोण कहते हैं। यहाँ IC से क्यों प्रदर्शित किया गया है इसको? क्यों? क्योंकि इसको क्रांतिक कोण कहेंगे। मैंने उसके बारे में अभी चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले। उससे क्या हुआ था कि जो हमारा जो कोण था, जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल था, वो किस में बदल गया? हमारे क्रांतिक कोण में बदल गया। क्यों? क्योंकि हमने एक त्रिभुज में लिया है, उस इंसिडेंट एंगल वाले से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, इसलिए हमने उसका मान क्या रख दिया? उसके बराबर रख दिया। अब यहां पर क्या है? तथा क्रांतिक कोणों से, किससे? क्रांतिक कोणों से सभी आपतन कोणों के लिए, सभी आपतन कोणों के लिए हमें कोई अपवर्तित तरंग प्राप्त नहीं होगी। तरंग नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि मैंने इन सभी कोणों के मान क्या कर दिए हैं? इनके मैक्सिमम मान के बराबर रख दिया है। अभी मैंने यहां से स्नेल के नियम के अनुसार ये भी कह सकता था कि यहां से इनका जो अनुप्रयोग हुआ है, जैसे कि यहां से I बड़ा है किससे? IC से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां से जो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा, कौन सा वाला? ये जो हमारा प्लेन है, यहां से एक जो इधर इस तरीके से, ये जो हमारा यहां से ये जो हमारा I बना था, ये हमारा रिफ्लेक्टेड था, तो ये क्या होना चाहिए? फिर IC होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये हम इसको पूरे कंप्लीट तो नहीं कह सकते, क्या कि हम इसको कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसके मान को मैक्सिमम बराबर रख देते हैं। क्या करते हैं? इसके मान को क्या करते हैं? मैक्सिमम बराबर रख देते हैं। लेकिन यहां से यहां तक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और फिर से ये वाला एंगल, तो ये हमारे पास दो त्रिभुज हो गए। इन दो त्रिभुजों में ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, तो ये वाला एंगल तो हमारे पास एक बन करके आ जाता है। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ये हमारे पास समकोण बन रहा है, तो समकोण यानी sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से समकोण पर कटेगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो sin IC की वैल्यू आई थी वो 9/2 किसकी आई थी? n बन के आई थी। तो यहाँ से इस तरीके से कोई अगर न्यूमेरिकल आता है कि साइन, यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान दिया गया होगा, क्या कि यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान दिया गया होगा और वहां पर बराबर में जो n2 और n1 का रेशियो है, इसमें ये कहा गया होगा कि इसका अपवर्तनांक दिया गया होगा, या फिर इस वाले का पूछ लेगा, या फिर इसका अपवर्तनांक दिया गया होगा तो ये वाला पूछ लेगा, या फिर यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान पूछ लेगा। इन दोनों मान को दे करके तो हम क्रांतिक कोण का भी मान निकाल सकते हैं। क्या हम क्रांतिक कोण का मान भी निकाल सकते हैं? मैं आपको एक होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिएगा। जब आप क्लास करने बैठे तो
आप अपनी बुक नोटबुक अपने सामने लेकर के बैठें, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है और आपको ये भी याद रहेगा कि हाँ इसमें क्वेश्चन है और वो किस तरीके से हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूं कि अगर ये क्वेश्चन है क्या, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल होती क्या है, वैसे तो आप सभी जानते हैं 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और उसके बाद में कह रहा है 1.5 वाले अपवर्तनांक या अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। क्या बोल रहा है, कांच में प्रकाश की चाल होगी, प्रकाश की चाल होगी। एक पहला क्वेश्चन ये हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन ये है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। क्या है, 3/2 है। तथा जल का अपवर्तनांक, तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल, देखिएगा दी गई है यहां पर क्या, यदि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, 2 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो जल में चाल होगी। क्या पूछ रहे हैं, तो जल में चाल होगी। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, आपको करने हैं। आप अपनी किताब या जो भी आपके पास उचित सामग्री है उसको अपने समक्ष लेकर के बैठें और वीडियो को देखते हुए आप उसमें से भी कुछ सॉल्यूशन करें, जिससे ये ना लगे कि यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। जब हमारे सामने किताब खुली रहेगी तो हमको ये रहेगा कि यहाँ से जो रिलेटेड है, जो हमसे कोई भी चीज छूट जाती है तो वो आपको किताब से मिल जाएगी, या फिर जो आपको बुक में समझ में नहीं आ रहा तो उसको हम यहाँ क्लियर करवा रहे हैं। ऐसे जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनको खुद से लगाना और अच्छे तरीके से इनका आंसर करना। आंसर भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो दोबारा करना, दोबारा से वीडियो को देखना और इनको बार बार देखना। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा, एक बार में कोई काम नहीं होता, अगर दोबारा करोगे तो हो जाएगा जरूर, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी हमारे अगले क्वेश्चन होंगे हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।